इमरान अपनी बीवी से नफरत करता था। वो उसे एक आंख नहीं देख सकता था। छोटी छोटी बातों पर झगड़ता, ताने देता और कभी कभी तो हाथ भी उठा देता। लेकिन उस रात बात हद से आगे बढ़ गई। एक रात अचानक उसके अंदर जैसे हैवान जाग गया। उसने अपनी बीवी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वह चीखती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन इमरान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतना मारा कि वो बेचारी दम तोड़ गई। जब इमरान को होश आया कि उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके हाथ पांव फूल गए। वो बहुत डर गया। अब उसका बस एक ही मकसद था, लाश को छुपाना। उसने रात के अंधेरे में अपनी छत पर बने पुराने स्टोर रूम में उसकी लाश छुपा दी। फिर सुबह होते ही सबको बताने लगा कि उसकी बीवी कहीं गायब हो गई है। लोगों को यकीन दिलाने के लिए उसने अफवाह फैला दी कि उसका किसी और मर्द के साथ चक्कर चल रहा था और वो उसी के साथ भाग गई है। लेकिन किस्मत ने अजीब खेल खेला। बीवी के गायब होने के ठीक अगले दिन इमरान के पास एक फोन आया। फोन पर बताया गया कि उसकी बीवी के नाम एक लॉटरी निकली है पूरे 2 करोड़ की। बस कूपन कोड लेकर आना है और पैसे मिल जाएंगे। इमरान अब पछता रहा था। पैसे उसकी बीवी के नाम पर थे और वो तो मर चुकी थी। फिर उसे याद आया, उसकी बीवी ने एक बार बताया था कि वो लॉटरी का कूपन कोड अपने ताबीज में रखती है, जो वो हमेशा गले में पहनती थी। इमरान ने फौरन अपनी सास को फोन मिलाया और ताबीज के बारे में पूछा। सास ने भी वही बात कही। हाँ, वो कूपन कोड उसने अपने गले के ताबीज में ही रखा था। उस रात इमरान डरते डरते छत पर गया, उसी स्टोर रूम की ओर जहां उसकी बीवी की लाश छुपी थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जो उसने देखा, मेरा नाम इमरान है। मैं अपनी माँ, बहन और भाई के साथ एक छोटे से घर में रहता हूँ। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्जी से एक लड़की से करवा दी। उनका कहना था कि वो लड़की मेरे लिए बेहद खुशियाँ लेकर आएगी। सच कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम खुशियाँ देखी हैं। मेरा पूरा बचपन गरीबी में बीता, ऐसा बचपन जहाँ हर दिन एक जंग थी। मेरे बाबा सुबह होते ही मजदूरी पर निकल जाते थे। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़ी सी दिहाड़ी मिलती, उसी से हमारा घर चलता। माँ भी हालात को समझती थी, इसलिए घर में सिलाई का काम करती ताकि घर में कुछ सहारा बन सके। हमने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था। जब भी किसी अमीर बच्चे को अच्छे कपड़े या खिलौनों में देखता तो दिल के अंदर कुछ टूट सा जाता। तभी मैंने ठान लिया था, मुझे बड़ा आदमी बनना है। मुझे गरीबी नहीं चाहिए थी। मैंने सपना देखा था कि एक दिन मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगा, गाड़ी में चलूंगा और मेरी बीवी कोई अमीर घराने की लड़की होगी। मेरी शक्ल सूरत तो ठीक ठाक थी, बस कमी थी तो जेब में पैसों की और मेरे रवैये में थोड़ी आवारगी थी। मैं खुद भी जानता था कि मेरे अंदर जुनून है, लेकिन सही दिशा नहीं थी। मगर फिर मेरी माँ ने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी जो उनकी नज़र में मेरे लिए सबसे सही थी। पर क्या वो सच में मेरी किस्मत बदलने वाली थी? जब मैंने अम्मी से कहा कि मैं शादी किसी अमीर घर की लड़की से करना चाहता हूँ, तो पहले तो वो हैरान रह गईं। फिर जैसे उन पर गुस्से का साया छा गया। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। तुझ जैसे गरीब को ख्वाब भी औकात देखकर देखने चाहिए। अमीरों की बेटियां हवा में उड़ती हैं और तू अभी तक जमीन पर पांव घसीट रहा है। अम्मी की बातें कड़वी थी, लेकिन झूठ नहीं थी। उन्होंने डांटते हुए कहा, पहले पढ़ लिख, कुछ बन, कोई हुनर सीख, तब जाकर सोचना कि किसी की बेटी से ब्याह करेगा। अभी तो तेरा हाल ये है कि कोई गरीब भी 10 बार सोचेगा तुझे दामाद बनाने से पहले। उनकी बातें मेरे अंदर तीर की तरह चुभी, लेकिन मुझे तो अपने इरादों पर और भी यकीन हो गया। मैंने सोच लिया था, शादी करूंगा तो एक अमीर लड़की से ही, जो रईस हो, जिसके घर के पैसे से मेरे सारे अधूरे ख्वाब पूरे हो जाएं। अब मैंने खुद को बदलना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, अगर अमीर लड़की चाहिए तो खुद को भी अमीर दिखाना होगा। मेरे पास दौलत नहीं थी, लेकिन चेहरा अच्छा था, बस उसी को निखारने की जरूरत थी। मैंने किराए पर एक दुकान से कुछ ब्रांडेड कपड़े लिए, 2-4 स्टाइलिश शर्ट्स, एक सूट बूट सेट, और जब उन्हें पहनकर आईने में देखा तो खुद को पहचान नहीं पाया। अब मैं भीड़ में अलग दिखता था। लोग पलटकर देखने लगे। लड़कियों की निगाहें भी अब देर तक टिकने लगी। मुझे लगने लगा था, शुरुआत हो चुकी है, अब सिर्फ एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। अब मेरी शक्ल सूरत, पहनावा और अंदाज ऐसा बन चुका था कि लोग मुझे देखकर समझते थे कि मैं किसी रईस बाप की इकलौती औलाद हूँ। यूनिवर्सिटी में लोग मुझे नोटिस करते, कुछ तो जलते भी थे, लेकिन असलियत बस मैं जानता था। मैं हर दिन वहाँ शान से घूमता, जैसे सब कुछ मेरा ही हो, मगर सच्चाई ये थी कि महीनों तक ये नाटक करने के बाद भी किसी लड़की ने पलटकर नहीं देखा। न तो किसी ने दोस्ती की और न ही दिलचस्पी दिखाए।
मैं सिर्फ दिखावा कर रहा था, और वो भी उधार के पैसों पर। धीरे धीरे वो उधार कर्ज बन गया। कपड़े, जूते, स्टाइल और रुतबा बनाए रखने के लिए जो पैसा लगाया, वो अब मेरी गर्दन पर बोझ बन चुका था। जब हालात हाथ से निकलने लगे तो मैंने अम्मा से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, अपने ही खोदे गड्ढे में गिरा है तो अब खुद ही निकल। उनकी बात सही थी। अब न शिकायत करने की जगह थी, न सहारा मिलने की उम्मीद। अगर मैं कुछ करता नहीं तो कर्ज देने वाले मेरी इज्जत भी छीन लेते। फैशन और अमीरी की एक्टिंग तो दूर, कपड़े तक बचाना मुश्किल हो गया था। अब वक्त था असलियत का सामना करने का। मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, कभी कैफे में डिलीवरी, कभी किसी दुकान में हेल्प, तो कभी स्टॉल लगाने जैसा कुछ। थोड़ी थोड़ी कमाई होती थी, लेकिन जितनी होती उतनी फिर से खुद पर ही खर्च करता था, ताकि मेरा अमीर लुक बना रहे। क्योंकि दिल के किसी कोने में अब भी उम्मीद थी कि कभी न कभी तो कोई अमीर लड़की टकरा ही जाएगी और मेरी किस्मत बदल देगी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था अमीर बनना, और सबसे बड़ा मकसद किसी अमीर बाप की बेटी से शादी करना। मैं दिन रात उसी ख्वाब के पीछे भाग रहा था। मैंने खुद को इसी सोच में ढाल लिया था कि मेरी मंजिल सिर्फ वही है। इस दौरान अम्मा ने देखा कि मैं अब थोड़ा बहुत काम करने लगा हूँ। ठीक है, मैं घर पैसे नहीं लाता, लेकिन अब कम से कम अपने शौक खुद पूरे करता हूँ। उनके लिए यही काफी था। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब मेरा बेटा सुधर गया है, अब इसकी सोच जमीन पर आ गई है। उन्हें लगता था कि मैंने हकीकत को अपनाना शुरू कर दिया है, इसलिए उन्होंने मेरे लिए अपने जैसे किसी साधारण परिवार में लड़की देखनी शुरू कर दी। मुझे इस सब की हवा तक नहीं लगी जब तक कि उस दिन की सुबह नहीं आई। मैं रोज की तरह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी अम्मा ने रसोई से आवाज दी, बेटा आज काम पर मत जाना, लड़की वाले आ रहे हैं, तुम्हें देखने भी और घर भी। मैं वही दरवाजे पर ठिठक गया। क्या लड़की वाले? मेरे लिए? इसका मतलब साफ था, अम्मा ने सब तय कर लिया है, लड़की पसंद कर ली है और अब मुझे परखने की बारी है। मेरे अंदर जैसे लावा उबलने लगा, गुस्सा आंखों से झलकने लगा। मैं अब भी उसी रास्ते पर हूँ जो मैंने खुद चुना था। मैं अब भी किसी रईस लड़की का ख्वाब देखता हूँ, और अम्मा मुझे इस छोटे दायरे में बंद कर देना चाहती हैं। मुझे लगा जैसे मेरी अपनी जिंदगी पर मेरा हक ही नहीं बचा। मैंने अम्मा से सीधा सवाल किया, अम्मा ये लड़की कब देखी तुमने और कहाँ मिली? अम्मा जोर से हंस पड़ी, जैसे मैंने कोई मासूम सवाल कर दिया हो। 1 महीना हो गया बेटा, मैं तेरे लिए लड़की देख रही हूँ, वो बोली। अब तक 5-7 देख चुकी हूँ, मगर ये लड़की सबसे सही लगी। पढ़ी लिखी है, तमीजदार है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं, इसीलिए आज बुला लिया है उन्हें घर। मैं अम्मा को घूरता रहा और फिर धीरे से पूछा, पर अम्मा क्या वो अमीर लोग हैं? आपको याद है ना मैंने क्या कहा था, मुझे सिर्फ अमीर घर में रिश्ता चाहिए। आपने ध्यान तो दिया होगा न इस बात का? अम्मा का चेहरा अचानक सख्त हो गया। फिर वही बात, बेटा जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती और तू कोई शहजादा नहीं है। अमीरी के ख्वाब देखना छोड़ दे, तू आज जो कुछ भी कर रहा है उसी में हम खुश हैं। तुझसे ज्यादा अब मैं सोचूंगी। वो डांटते डांटते समझा भी रही थी, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी, लड़की वाले आ चुके थे। मैंने अम्मा को नाराज नजरों से देखा, जैसे कहना चाहता हूँ आपने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अम्मा तो जैसे अपने फैसले पर पत्थर की तरह अड़ी हुई थी। उन्होंने मेरी नाराजगी को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो कोई बच्चा हो जो बस जिद कर रहा हो। घर में मेहमानों की चहल पहल शुरू हो गई। उन्होंने हमारे घर की तारीफ की और मुझे भी बहुत अच्छे से देखा समझा। जाते वक्त वो साफ साफ इशारा कर गए कि उन्हें रिश्ता मंजूर है। अम्मा तो जैसे 7वें आसमान पर थी, उनकी आंखों में खुशी, चेहरे पर गर्व। लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन था, क्योंकि वो खुशी नहीं थी जो मैं चाहता था। मेरे लिए शादी का मतलब था सीढ़ी अमीरी तक पहुंचने की, और ये रिश्ता उस रास्ते से बहुत दूर था। कॉलेज के दिनों में जैसे मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। मुझे न रिश्ते समझ आते थे, न इंसानियत की कोई कीमत महसूस होती थी। मेरे लिए सब कुछ सिर्फ पैसा था। ऐश, आराम और शानो शौकत ही मेरी दुनिया बन चुके थे। मैं भूल चुका था कि जिंदगी सिर्फ दौलत से नहीं चलती। मैं भूल गया था कि किसी का दिल भी कुछ होता है। मगर अम्मा, वो अब भी उस पुराने जमाने की थी, जहां इंसान की पहचान उसके किरदार से होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस से। मेरे लाख मना करने के बावजूद अम्मा ने मेरी मंगनी उसी लड़की से कर दी जिसे वो खुद पसंद कर चुकी थी। उसी दिन शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई।
मुझे अंदर से जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। मेरा मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, नहीं, ये रिश्ता नहीं चाहिए, पर मेरी आवाज किसी के कान तक नहीं पहुंची। शादी की तारीख 3 महीने बाद रखी गई और उन 3 महीनों में मैं हर मुमकिन चाल चलता रहा। मुझे लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी यही लगती थी, वो गरीब थी, और यही बात मुझे उसके पूरे वजूद से दूर करती थी। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया था। मेरी माँ की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि यह रिश्ता वही चाहती थी और उन्होंने इसे अपनी मेहनत से पूरा किया था। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भारी था। चेहरे पर न तो कोई मुस्कान थी, न खुशी की कोई झलक। निकाह की रस्म के दौरान मैं बस एक ही सोच रहा था, कैसे भी इस बंधन से खुद को बचाना है। इसी बीच अचानक मेरे दिमाग में एक योजना आई, जिससे मेरी अधूरी और बेमन की इस शादी से छुटकारा मिल सकता था। मेरी मुस्कान वापस लौट आए, पर वह नकली थी, बस उस कड़वे सच से बचने की चाहत थी। अब बस उस योजना को अमल में लाना बाकी था, जिसमें गरीब लड़की जो मेरी होने वाली पत्नी थी, मेरी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाती और मैं अपनी पसंद की शादी कर पाता। रात का इंतजार मुझे बेसब्री से था, दिल बेचैन था और समय धीरे धीरे गुजर रहा था। जब सब सो जाएंगे, मैं अपनी सोची हुई चाल पर काम शुरू करूंगा। लेकिन अजीब सी एक बेचैनी भी थी, एक डर सा जो दिल के अंदर कहीं छुपा बैठा था। वो तरीका जो मैं सोच चुका था, सचमुच बहुत खतरनाक था। अगर कोई उसे जान जाता तो मेरी सारी चालें धरी की धरी रह जाती। मैं बस जल्दी से जल्दी अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन साथ ही दिल में डर भी था, क्या मैं उस मुश्किल से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। कामों से निपटकर जब मैं अपने कमरे में गया तो देखा मेरी बीवी बेड पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून फैल गया। मैं अपनी सारी योजनाएं एक पल के लिए भूल गया। सोचा, कौन होगा जो इतना खूबसूरत और मेरी हो चुकी पत्नी के सामने इस मौके को गंवाना चाहेगा, खासकर जब वह मेरी थी और मुझे उस पर पूरा हक था। मैंने अपने सारे खतरनाक इरादों को छोड़ दिया और कुछ वक्त के लिए अपनी सारी चिंताएं भुलाकर अपनी बीवी के करीब चला गया। शादी तो हो चुकी थी, अब चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसका क्या फर्क पड़ता था। वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती ने मुझे उसकी तरफ खींच लिया। हम दोनों ने कुछ दिन खुशी से बिताए। मैं शादी की खुशियों में इस बात को भूला बैठा था कि मैंने अपनी बीवी से छुटकारा पाने की एक योजना बनाई थी। लगभग 1 महीने बाद एक दिन मेरी बीवी ने मायके जाने की बात कही। मैंने खुशी खुशी उसे जाने दिया। जाते वक्त उसने मुझसे कहा, मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है, बस दुआ करना। मैंने उत्सुक होकर कहा, जल्दी बताओ। लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, कल आकर बताऊंगी। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए और उसे मायके छोड़ आया, ये कहकर कि शाम को वापस ले आऊंगा। वापस आने पर मेरी योजना एकदम याद आ गई। मैंने अपना सिर पीटा और सोचा, इतना वक्त बीत गया, फिर भी मैंने उस पर काम क्यों नहीं किया। लेकिन अब ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं था। मैंने मन बना लिया कि किसी भी हालत में उससे छुटकारा पाऊंगा। मैंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। शाम को मैंने अपनी बीवी से कहा कि वह मेरे भाई के साथ वापस आए। वह इस बात से बहुत खुश नजर आ रही थी, जो मुझे कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले कभी उसे इतनी खुशी नहीं देखी थी। पर मुझे उस दिन उसकी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने ठान लिया था कि अपनी योजना को पूरा करना है। आखिरकार वह रात आ गई। रात के लगभग 3 बजे मैं चुपके से छत पर गया। अचानक वहां से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। मेरी बीवी उस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन आवाज सुनकर वह घबराकर जाग गई। इधर उधर देखने लगी, पर मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर वह छत की तरफ बढ़ी, तभी मैं दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही वह ऊपर आई, मैंने उसे पकड़ लिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी जान निकल गई। वह बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने उसकी लाश को छत पर बने स्टोररूम में छिपा दिया, जहां कोई भी आमतौर पर नहीं जाता था। अपना काम निपटाकर मैं नीचे आ गया और सुबह के लिए योजना सोचने लगा। मैं दिल ही दिल में खुश था कि अब मैं उस गरीब लड़की से आज़ाद हो गया हूं और अब अमीर लड़की से शादी कर सकता हूं। सुबह होते ही मैंने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी कहीं भाग गई है। उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था और शायद वही उसके साथ भाग गई। ये खबर मोहल्ले, रिश्तेदारों और बीवी के घर तक पहुंच चुकी थी। मैं बड़ी मासूमियत से उदास होने का नाटक कर रहा था कि मेरी बीवी चली गई। लोग उसकी खूब बुराई करने लगे और उसके मायके वाले भी शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। मैं भीतर भीतर खुशी से झूम रहा था कि मेरी योजना पूरी हो गई। जब सारी नाटकबाजी से थक गया तो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद
फोन की घंटी बार बार बजने लगी। मुझे बात करने का मन नहीं था, लेकिन फोन उठाना पड़ा क्योंकि कॉल लगातार आ रहे थे। जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक आदमी ने मेरी बीवी का नाम लेते हुए कहा कि आपने 2 करोड़ की लॉटरी जीती है, बस कूपन कोड लेकर राशि हासिल करनी है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत बीवी के मायके वालों से संपर्क किया तो पता चला कि उसने 1 साल पहले लॉटरी खरीदी थी और कूपन कोड अपने गले में ताबीज के अंदर रखा था। ये सुनते ही मैं घबराकर अपना मोबाइल फेंक दिया और तुरंत छत पर बने स्टोर रूम की ओर भागा। दरवाजा खोलते ही जो नज़ारा देखा उससे मेरी रूह कांप उठी। मैं डर के मारे कांपता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। अपने चारों तरफ देखकर किसी के देखने का डर सताने लगा। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उस स्टोर रूम का दृश्य मेरी आंखों से मिटने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे जेहन में अब लॉटरी नहीं बल्कि एक नई बड़ी मुसीबत ने घर कर लिया था। उसी घबराहट में मैंने एक बैग उठाया, कुछ कपड़े रखे और भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन फिर सोचा, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो क्या जवाब दूंगा। मैं क्या बताऊं कि मेरी बीवी अभी अभी भाग गई है और मैं भी अब यहाँ से भाग रहा हूँ। इससे लोग मुझ पर शक करेंगे। ये सोचकर मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब मैं एक बड़ी परेशानी में फंसा हुआ था। मेरे सामने कुआं था और पीछे खाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं फिक्रमंद था कि आगे क्या होगा। पहली बार मुझे अपने लालच पर गहरा अफसोस हुआ कि मैंने अपनी खूबसूरत बीवी के साथ क्या किया। मैंने सोचा कि अगर दिन के समय बाहर निकला तो लोग मुझ पर शक करेंगे, इसलिए रात का इंतजार करना ही बेहतर होगा। यही सही मौका होगा यहाँ से भागने का। ये सोचकर मैंने बैग तैयार करके किनारे रख दिया। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया और थोड़ी देर तक रोने धोने का नाटक करने लगा। मगर इस ड्रामे के दौरान मुझे ऐसा लगने लगा कि हर कोई मुझ पर शक कर रहा है। पूरा दिन घर में बेहद तनाव में गुजरा। जैसे ही रात हुई, मैं अपने कमरे में जाकर 12 बजे का इंतजार करने लगा। तभी मेरी माँ अचानक कमरे में आईं। उन्हें देखकर मैं घबराया और पूछा, क्या हुआ माँ, अभी तक क्यों नहीं सोई? माँ मुझे शक की निगाहों से देख रही थी। वह मेरे पास बैठी और बोली, तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या सब कुछ ठीक है? उन सवालों से मैं घबरा गया। मैं अपनी हरकत बताने वाला था, लेकिन डर के मारे चुप रह गया और बस इतना कह पाया, जिसकी बीवी भाग जाए वो परेशान होगा, खुश नहीं। लेकिन माँ पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उनकी चिंता अब और बढ़ गई थी। तभी अम्मा ने मुझसे गंभीर आवाज में पूछा, सच सच बता, क्या किया है तूने? तेरी बीवी कहाँ गई? क्या किया है उसके साथ? उन सवालों को सुनते ही मैं डर के मारे जम सा गया। मेरी जुबान जैसे फिसल गई। घबराते हुए मैंने धीरे से कहा, कुछ नहीं माँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि अब माँ को मुझ पर शक हो गया है। मैं समझ गया था कि अब यहाँ से भागना नामुमकिन है और सच सामने आना ही होगा। डरते डरते मैंने अपनी माँ को पूरा सच बता दिया। सच सुनकर मेरी माँ का हाल बुरा हो गया। वह खूब रोई। कुछ देर तक वह कुछ बोल नहीं सकी, बस बार बार यही पूछ रही थी, क्या सच है जो तुमने कहा? उसकी हाय तौबा सुनकर मेरा दिल टूट गया। फिर उसने मुझसे कहा, लगता है तेरी बीवी कोई जादू टोना कर रही है, या कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रही। मैं इस शहर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने भी वहां से जाने की सोची, लेकिन माँ ने मुझसे बहुत रोते हुए मना किया। तभी मेरे फोन पर ससुराल से कॉल आया। जब मैंने फोन उठाया और उनकी बातें सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन उसी वक्त घर के बाहर तेज आवाजें होने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। घबराकर मैं और कोई रास्ता न सोच पाया। मैंने घरवालों से कहा कि दरवाजा बिल्कुल मत खोलो, लेकिन वे लोग जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए थे। साथ में पुलिस भी थी। मैं घबराकर अपना बैग छोड़कर वहीं फर्श पर बैठ गया, जैसे होश ही उड़ गए हों। दरवाजे पर मेरे ससुराल वाले और पुलिस खड़े थे। मेरी सास ने मुझसे चुपचाप निगाहें मिलाई और धीरे धीरे एक तरफ हो गई। उनके पीछे मेरी बीवी खड़ी थी। उसे देखकर मेरी और मेरी माँ की तो होश ही उड़ गए। मुझे अचानक मेरी माँ की वही बात याद आई, तेरी बीवी शायद जादूगरनी है। मैं कांप उठा क्योंकि जो लड़की मेरी सास के पीछे खड़ी थी वही मेरी बीवी थी। मुझे अभी भी याद था कि मैंने उसे इतनी बुरी तरह मारा था कि उसकी सांस तक थम गई थी और वह वहीं मर गई थी। मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया कि आखिर ये सब कैसे हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो भागी हुई बीवी थी उसे हम वापस लेकर आए हैं। हमें माफ कर देना कि हमारी बेटी ने ऐसा किया, लेकिन अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो उसे जिंदा दफना देना। मेरे ससुर ने शर्मिंदगी से मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में थमाते हुए यह बात कही।
मैं सोच रहा था कि वे लोग मुझे किसी बड़ी मुश्किल में फंसाने आए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वे अपनी बेटी को मेरे पास छोड़कर पुलिस के साथ वापस चले गए। मेरी बीवी ने एक पल भी कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अंदर चली गई। मैं अपनी माँ की तरफ देखा, जो हैरानी और चिंता में डूबी थी। वह भी मेरे साथ उसके पास गई। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मेरी बीवी ने खुद ही बात शुरू की। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक मरी हुई लड़की कैसे जिंदा हो सकती है। यकीनन आप मुझे चुड़ैल समझ रहे हैं। उसकी आवाज में कोई जोर या ताकत नहीं थी, पर उसके शब्दों में एक अजीब सच्चाई थी। माँ की शक की नजरें उस पर टिकी थीं, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि वह भी चौंक उठी। मेरी बीवी ने हम सबकी तरफ देखा और बोली, शादी से पहले जब मेरी माँ ने मुझे ये रिश्ता बताया था, तो मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। मैं सोचती थी कि तुम गरीब होगे और शायद दिखने में भी अच्छे नहीं होगे। मैं तो ऐसी शादी चाहती थी जहां मेरा पति मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने अपने घर वालों को भी मना किया, लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और हम साथ में बहुत अच्छे लगते थे। धीरे धीरे जब हमने साथ समय बिताया, तो मुझे समझ में आया कि तुम गरीबी से परेशान हो। मुझे सच में बहुत इच्छा हुई कि मैं तुम्हारी मदद करूं। फिर मेरी एक बहन ने मुझे लॉटरी के बारे में बताया। मैंने अपनी कुछ बचत से लॉटरी खरीदी और जब पता चला कि मैं इनाम जीत गई हूँ, तो मैंने सोचा कि ये तोहफा मैं तुम्हें दूंगी ताकि तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। मैंने अपने मायके वालों को पहले ही समझा दिया था कि अगर कभी कोई बात हो तो वे कहें कि मैंने शादी से पहले लॉटरी खरीदी थी, ताकि आपको ये न लगे कि मैंने आपकी गरीबी देखकर लॉटरी डाली है और आपको बुरा लगे। उस दिन जब मैं मायके जा रही थी, मेरी बहन ने बताया कि मेरी लॉटरी निकली है। मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा खुद जाकर लॉटरी का कूपन कोड लेकर पैसे निकाल लूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि जब आपको कॉल आएगी तो आप बहुत खुश होंगे। इसलिए मैंने अपना नंबर नहीं दिया, बल्कि आपका नंबर वहां दिया ताकि आप ही फोन करें और खुशखबरी सुनाएं। मैंने तुम्हें बताया था कि वापस आकर सरप्राइज दूंगी, और मेरे पास लॉटरी की खुशखबरी थी, साथ ही यह भी कि मैं मां बनने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही तुमने मुझे मारने की कोशिश की। जब मैंने तुम्हें मुझे मारते देखा, तो मैंने सांस रोककर ये नाटक किया कि मैं मर चुकी हूं ताकि मेरी जान बच जाए। मैंने सोचा कि जब तुम मुझे मृत समझकर छोड़ दोगे, तब मैं उठकर अपने रास्ते चली जाऊंगी। जब तुम मुझे मरा हुआ समझकर चले गए, तो मैं धीरे धीरे उठी, अपने जख्मों को देखा और संभाली। फिर मैंने तुरंत अपने पिता को फोन किया, जिन्होंने मुझे लेने आकर अपने साथ मायके ले गए। वहां मेरे परिवार ने मुझ पर केस करने की सलाह दी, लेकिन मैंने उन्हें रोका और कहा कि तुम ही मेरे होने वाले बच्चे के पिता हो, इसलिए मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर मैंने अपनी एक योजना बनाई कि कैसे खुद को पुलिस के हवाले कर दूं ताकि मायके वाले जान सके कि मैं सुरक्षित हूं। इसके बाद वे मुझे लेकर तुम्हारे पास आए और फिर वापस चले गए। मेरे पिता ने मेरा खूब साथ दिया। जब मैंने अपनी पूरी कहानी बताई तो सभी को भरोसा नहीं हुआ कि इतनी मुश्किलों के बाद भी मैं वापस आ सकती हूँ, खासकर तुम्हारे जैसे इंसान के पास। तभी मुझे समझ आया कि तुमने मेरा भरोसा खो दिया था, और मैं सिर्फ हमारे होने वाले बच्चों के लिए ही तुम्हारे पास वापस आई थी। ये एक चमत्कार था कि तुम्हारे वार के बाद भी बच्चा ठीक था। ये सोचकर मैं तुम्हारे पैरों में गिर पड़ा और दिल से माफी मांगी। मैंने ठाना कि अब लॉटरी का पैसा भी नहीं चाहिए, बल्कि इसे गरीबों में बांटना चाहता हूँ। मैंने अपना लालच छोड़ मेहनत करने का फैसला किया। मेरी बीवी थोड़े समय तक मुझसे दूर रही, लेकिन जब हमें एक प्यारी बेटी हुई, तो उसका दिल भी पिघल गया। उसके बाद मेरी बीवी से मोहब्बत और गहरी हो गई, और उसकी मोहब्बत ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी।